हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ जो इजी या फिर थोड़ा सा टफ भी है वो सब डेरिवेशन देखेंगे, है ना, कम से कम टाइम में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं किसका। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का, है ना। मैग्नेटिक फोर्स में सीधे सीधे आपको लिखना है, इसमें कुछ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं अपना से बना के, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, है ना, यहाँ पे क्या है, चार्ज पार्टिकल है, जब वेलोसिटी v से घूम रहा होगा, है ना, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। यूएमएफ का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस कहने का मतलब पोजीशन, है ना, पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है, तो इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स, जिसको कि हम लोग लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, नहीं, अभी जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं, ये जो फोर्स है ना, ये क्यू यहाँ पे चार्ज है ना, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे चार्ज पार्टिकल, है ना। वे ना चार्ज्ड पार्टिकल, when a charged particle moves in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखेंगे। तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स विच मीन्स दैट ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है। तो चार्ज के बारे में देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा अगर इलाबोरेट करके लिखना है, तो इसको पहले लिख दो ऐसे कि जो ये फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा है। और तब लिख देना कि ऑन कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस, है ना, वी गेट एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो कंबाइन करते तो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे 1 है एक तरह से, है ना, एसआई सिस्टम में भी कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको लिख दिए हम लोग कैसे, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ भी आता है वहाँ राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो v से अपना राइट हैंड को, है ना, दाहिने हाथ को v से b की तरफ ले जाओ, कर्ल ऑफ फिंगर्स को, तो फोर्स कहाँ लगने लग जाएगा, ऊपर लगने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस चीज़ को अगर आपको एग्जाम में बनाना है, डायरेक्शन वाले को, राइट हैंड थंब रूल वाले को डायरेक्शन बनाना है, तो अगर हाथ उत का फोटो बनाने आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आता है तो मिनिमम क्या करना है आपको, कि जैसे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर दिखा रहा है ना, तो ऐसे एरो बना के ऐसे फोर्स दिखा दो, ठीक है। और इस तरह से एक एरो बना दो, ये एरो पे लिख दो ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर्स, है ना, और ये एरो किसको बता रहा है, थंब को बता रहा है। तो मिनिमम इतना बना के आ जाना, है ना। थोड़ा सा डायग्राम बनाना जरूरी होता है, क्योंकि, है ना, तो हाथ का कितना बनाते चलोगे, उतना टाइम रहता है ना ये एग्जाम में। तो ये एरो बना देना, उसको लिख देना कि एरो रिप्रेजेंट कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये वाला, ये जो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनाए हुए हैं, है ना, ये वाला। और ये जो तीर ऊपर बना रहा है वर्टिकल एरो, है ना, ये वर्टिकल एरो किसको बता रहा है, थंब को, यानी कि फोर्स को। अब इसी फॉर्म में तुम अपना हाथ घुमाओ राइट हैंड का, देखो ऊपर थंब दिखा रहा है कि नहीं, फोर्स, है ना। इस फिगर के हिसाब से अभी अपना लोग बना लिए हैं। चलो लिख देंगे, जहाँ पर थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ वी क्रॉस बी है, वी वेलोसिटी है, तो थीटा एंगल होता है। अब देखो स्पेशल केसेस ध्यान दो इसमें, देखो, अच्छा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो देखो ये एक प्लेन है ना, ये क्या है, एक प्लेन है, इसी प्लेन में वेलोसिटी है और इसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसको बोलेंगे कि ये प्लेन है, प्लेन ऑफ भी क्रॉस बी बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ भी क्रॉस बी। तो ये जो फोर्स है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ भी क्रॉस बी है ना, फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इट मीन्स कि आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी हो गया और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। ये बात दिमाग में रहेगा इस फार्मूला से। अब चलते हैं, अगर केस नंबर 1 है हमारा, कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस फार्मूला में कोई भी चीज़ जीरो हो जाएगा तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो।
कोई भी चीज़ पे फोर्स जीरो हो जाता है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी इज इन स्टेट, इट विल कंटिन्यू इन मेंटेन इट्स स्टेट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब है कि अगर बॉडी जिस स्टेट में होगा, अगर स्टेशनरी चार्ज है ना, तो वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस भी करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है और ना क्रिएट करेगा। ठीक है, ना क्रिएट करेगा और ना एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स जीरो होने की वजह से, फोर्स जीरो होने की वजह से क्या होगा, फोर्स जीरो होने की वजह से, ठीक है, फोर्स जीरो होने की वजह से, फोर्स जीरो होने की वजह से एक्चुअल में यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होना कारण है फोर्स का, तो चार्ज रेस्ट पे है। लेकिन दूसरा केस है कि ये भी तो हो सकता है कि थीटा अगर जीरो है चाहे 180 डिग्री है तो भी तो साइन थीटा के जीरो होने से जीरो हो जाएगा फोर्स। तो चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब पैरेलल मूव करेगा मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये केस 2 यहाँ पे बना रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल जो क्यू है हमारा वो भी इसी तरफ मूव कर रहा है। या फिर जो चार्ज पार्टिकल, ये मान लो केस 1 है ना, 2 का 1 पार्ट है और 2 का 2 पार्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल, इसको बोलेंगे पैरेलल। तो दोनों केस में, फर्स्ट वाले केस में थीटा कितना है, जीरो है, सेकेंड वाले केस में थीटा कितना है, 180 डिग्री है। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, तो दोनों केस में तो इस तरह से पूछेगा पाथ के बारे में। तो भाई पैरेलल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ। फोर्स जीरो है तो कैसा हो गया, या तो रेस्ट पे रहेगा चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो फोर्स जीरो का यही मतलब होता है ना, फोर्स जीरो का मतलब होता है कि आइदर एट रेस्ट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट से चलेगा। तो कांस्टेंट से चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट पे होने का कंडीशन 1 है और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का कंडीशन 2 है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो जाएगा, जब थीटा 180 या 0 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला तीसरा वाला जो केस है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है। ठीक है, इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो थर्ड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ये सब, है ना, इजी भी है, एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो v जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो है, ये है फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, देन द फोर्स इज मैक्सिमम। इसका कहने का क्या मतलब वो समझ में आया तुमको कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ समझने का कोशिश करो। ये जो लिखा हुआ है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ v क्रॉस b, इस बात का मतलब ये नहीं है कि v परपेंडिकुलर टू b है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है तो समझा देते हैं। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v क्रॉस b का मतलब होता है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर भी है और फोर्स परपेंडिकुलर टू b वेक्टर भी है। या ऐसे बोल सकता है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, ऐसे ब्रैकेट में लगा के v क्रॉस b बोल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन में थर्ड वाला केस में क्या है कि जो बोल रहा है कि चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, माने थर्ड केस में यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात बोल रहा है। तो जब ये केस हो गया ना, ये केस थर्ड जब हो गया, थीटा जब 90 हो गया, तो थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 90 1 होता है अपना मैक्सिमम वैल्यू पे। तो जब हमारा फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू भी साइन थीटा, या बी क्यू भी, हाँ ठीक है, बी क्यू भी साइन थीटा। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम हो गया। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से तैयार हो गया कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब v परपेंडिकुलर टू b होगा। याद रखना कि जब v परपेंडिकुलर टू b होगा, जब v परपेंडिकुलर टू क्या होगा, b होगा, तो इस केस में क्या होगा, देखो मान लो यहाँ पे समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, प्लेन ऑफ पेपर है, ये क्रॉस का मतलब कि इनसाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, हर जगह कांस्टेंट है ना, और ये कांस्टेंट भी है, ये भी मान के चल रहे हैं हम लोग शुरू से। अब देखो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ q है और ये मूव कर रहा है v के, तो देखो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर पे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब ये दोनों में 90 डिग्री बन गया। अब इस दोनों में 90 डिग्री बन गया तो तुम अपना राइट हैंड ले जाओ वेलोसिटी से b की तरफ, वेलोसिटी से b की तरफ। तो देखो
ये तुम्हारा राइट हैंड का कर्ल जो है, कर्ल इस बार एरो से दिखा रहे हैं हम लोग, है ना। और बी किधर चला जाएगा, अंदर की तरफ बी को ले जाएंगे, राइट हैंड को जब घुमाएंगे तो कर्ल किधर चला जाएगा, सोचो कर्ल किधर चला जाएगा। कर्ल तो वी की तरफ है, और वी से बी की तरफ जब ले जाएंगे तो हमारा कर्ल घूम जाएगा इस साइड से इस साइड, भी क्रॉस बी को की तरफ देख रहे हैं तो कर्ल वाला फार्मूला से, राइट हैंड कर्ल वाले रूल्स, तो बी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ऐसे। तो थंब का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, सोचो सोचो ये थंब का डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, मतलब फोर्स का डायरेक्शन। इसको देखो, कोशिश करो इसको राइट हैंड थंब रूल से सोचने का कोशिश करो कि भी की तरफ राइट हैंड का कर्ल ले जाओ, भाई पहले अपना चारों उंगली ऐसे रख दो, और उसके बाद इसको अंदर की तरफ, है ना, मतलब अंदर की तरफ कहने का मतलब ये ले जाओ, तो थंब तुम्हारा शो करने लग जाएगा कहाँ, ऐसे प्लेन ऑफ पेपर पे ऊपर की तरफ। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने लग गया किधर, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा v क्रॉस बी से, ठीक है। देख पा रहे हो कि v क्रॉस बी से फोर्स ऊपर लग गया। ये सब नहीं भी बनाने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो चार्ज पार्टिकल था यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल था यहाँ पे और फोर्स लगने लग गया इधर, तो होगा क्या, ये चार्ज पार्ट ये जो जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगने लग जाता है ना, तो ये फोर्स इसके स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पीड को चेंज करने के लिए इधर से फोर्स लगा था तब ना चार्ज पार्टिकल का इस साइड स्पीड बढ़ जाता, इधर से तो फोर्स नहीं लग रहा है, परपेंडिकुलर जब फोर्स लगेगा तो इस चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यहाँ से ये बात पता चला कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें एक्चुअल में 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना कि अब उतना टाइम तो अपने पास है ना कि पूरा डिटेल में समझाएं, लेकिन फिर भी तुमको थोड़ा देर के लिए समझाते हैं। देखो मान लो कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल जो क्यू है वो भी वेलोसिटी से ऐसे एंट्री लिया, जैसे एंट्री लिया तो इस पर फोर्स लगने लग गया कहाँ, ऊपर लगने लग गया। मान लो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का कहीं कोई कमी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कहीं कोई कमी नहीं है, पूरा जहाँ मन है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस तरह से चार्ज पार्टिकल पे इधर सोचो इस लोकेशन पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये है कि नहीं, राइट हैंड क्रॉस रूल से, ठीक है, या कर्ल वाले रूल से, कोई भी रूल से वी क्रॉस बी करो राइट हैंड को और फोर्स का डायरेक्शन बताओ ये है कि नहीं। तो चार्ज पार्टिकल अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो चेंज किया, इधर गया, मान लो इस जगह पे जब पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, और भी अब कर्ल करो, कर्ल फिर से घुमाओ वी क्रॉस बी से, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा होगा कि फोर्स एफ वी के तो एफ परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा ही ना, ये तो यहीं से फिक्स हो गया है पहले ही फार्मूला से कि एफ तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है हमेशा, ये तो हमेशा रहना है। तो फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया, यहाँ से चार्ज पार्टिकल अपना डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा फोर्स लगने की वजह से, यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इस तरफ है स्पीड, इसका रफ्तार, तो फिर से वी क्रॉस बी करो, फिर से वी क्रॉस बी करोगे तो इस बार वेलोसिटी के 90 पे आ जाओ, तो इस तरफ डायरेक्शन है कि नहीं। तो इस तरह से करते करते ये चार्ज पार्टिकल जो है वो घूमने लग जाता है एक सर्कल पे। क्या घूमने लग जाता है सर्कल, कहीं भी देखो, यहाँ पर स्पीड ऐसे है तो फोर्स तो परपेंडिकुलर ही रहना है, यहाँ पर स्पीड ऐसे है फोर्स को परपेंडिकुलर ही रखना है, फार्मूला ही बोल रहा है। ये सारा फोर्स एक जगह पे जाके मिल रहा होगा, यही हमारा हो जाएगा सेंटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। तो अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि इसको दिखाना है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड, तो एग्जाम में कैसे करना है ना। केस नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है उसको एग्जाम में दिखाना होगा, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कि गिवन, है ना, कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, भाई बोला था ना थीटा 90 डिग्री है, तो ये चीज़ गिवन है। तो और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से बी नो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जो है वो क्या है, क्यू इंटू बी क्रॉस बी। अच्छा देखो जब ये वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो ये चार्ज को विथ साइन भी रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना, है ना, अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे वो,
अब यहाँ पे देंगे कि अब इस फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हमेशा रहेगा, तो इसमें लिख देंगे दिस इम्प्लॉय, जो चीज़ हम लोग एक्सप्लेन की उसको लिखना कैसे वो दिखा रहे हैं। दिस इम्प्लॉयड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ v क्रॉस p लिख दो, है ना, दैट इज लिख दो फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। हालांकि फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ये भी है, लेकिन फोर्स जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इससे एक बात पता चलता है कि पार्टिकल एक्सिक्यूट, अब ये चीज़ समझा दी है, बस खाली लिख देना कि हेंस पार्टिकल एक्सिक्यूट सर्कुलर मोशन, तो ये सब एग्जाम में इतना लिखना है कि जब बोलेगा कि सो डैट व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री, है ना, टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस तरह से इतना एग्जाम में आपको लिखना होगा। ठीक है, एग्जाम में यही बात लोग नहीं लिख पाता है, इतना छोटा सा बात सोचता है कि तो हम समझ ही रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एग्जामिनर को समझाना है लिख के। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना बात हो गया, और इसमें तुमको रेडियस वाला रिलेशन निकालने आता ही होगा, है ना, कि जब सर्कुलर मोशन पे होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड करने लग जाएगा, तो mv² बाई रेडियस, है ना, ये प्रोवाइड करने लग जाएगा, और मैक्सिमम फोर्स लग रहा था bq भी, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेना, क्या हो जाएगा mv अपॉन में qb, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं, तो p अपॉन में qb, मोमेंटम का रिलेशन एक जानते होगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, अगर नहीं जानते हो तो ट्राई करो कि कैसे आया है खुद से, और नहीं तो लास्ट उपाय क्या होता है सबको पता ही है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट अंडर, है ना, और काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकते हो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल जब बोलेगा चार्ज को एक्सेलरेट करा दिए हैं v पोटेंशियल से, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिख देना रूट अंडर 2m/q इंटू जो भी चार्ज है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई क्यू, ये क्यू अंदर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। ये रेडियस निकल गया। देखो एक चीज़ यहाँ से और बताते हैं कि रेडियस से भी क्या समझ में आता है, देखो मास कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। अब देखो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं लेता, अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं लेता तो बी कांस्टेंट नहीं होता, बी कांस्टेंट नहीं होता तो रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, और भाई एक सर्कल का रेडियस तो हमेशा क्या होना है, कांस्टेंट होना है ना, इस रेडियस को कांस्टेंट रखने के लिए यूनिफॉर्म फील्ड का जरूरी है। इस बात का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो रेडियस भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो नहीं करेगा, कर्व पे तो चलेगा लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। आ रहा है समझ, डायरेक्शन तो चेंज होगा फोर्स के परपेंडिकुलर लगने से, लेकिन रेडियस कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और पूछा जाता है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक चीज़ यहाँ पे और पूछा जाता है कि ये जब मोशन हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें देखो स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड क्या है कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होने का कारण क्या है, ड्यू टू डायरेक्शन में चेंज, ड्यू टू डायरेक्शन में चेंज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये हो गया। दूसरा बात कि यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी अगर है, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की तरफ ही ना एक पार्टिकल मान लो यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानो, तो डिस्प्लेसमेंट के भी तो परपेंडिकुलर हो गया, तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क बराबर होता है फोर्स इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं भी देखोगे, कहीं भी अगर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया तुम्हारा एस वेक्टर वेलोसिटी की तरफ, और फोर्स इधर हो गया, तो थीटा जीरो है एफ डॉट एस में, तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो। तो याद रखेंगे कि वर्क डन, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था यहाँ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। अब कोई वर्क डन अगर नहीं होगा तो कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी बाई कंजर्वेटिव फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अगर ये वर्क जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब कि जो के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल होगा।
यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात बार बार सोच लो। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है डायरेक्शन के चेंज होने से। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन के चेंज होने से। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा। ठीक है, इतना ही बात इसमें ध्यान रखो। अब देखो, इस फोर्स का डायरेक्शन एक तो हम v क्रॉस b से निकाल ही रहे हैं, एक आसान तरीका और होता है जो कि है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट लिखने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार देख लो पहले। अब लेफ्ट हैंड से सोचो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी लगाना है तो राइट हैंड, लेकिन इसमें तो लिख ही रहा है ना लेफ्ट हैंड। तो अब लेफ्ट हैंड के बारे में सोचो, तो इसमें एक हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, है ना, फादर मदर चाइल्ड वाला। तो एफ से फादर तो फोर्स, एम से मदर तो मैग्नेटिक फील्ड, और ई से इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एफ बी आई भी याद रख लेता है वो लोग, एफ बी आई, है ना, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट फिंगर ये मान लेता है ना, फर्स्ट फिंगर ये, सेकंड फिंगर ये, और थर्ड फिंगर ये। तो एफ बी आई, है ना, एफ बी आई 1 2 3, ये भी रख सकते हो। ठीक है, या फिर फादर मदर चाइल्ड वाला हमको याद रहता है। तो फोर्स, अब देखो करेंट का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव चार्ज का प्लस क्यू का। तो प्लस क्यू का डायरेक्शन बोले थे ना उस फार्मूला में, v क्रॉस b वाले में प्लस क्यू साइन के साथ लेना है चार्ज। तो करेंट का डायरेक्शन एक्चुअल में है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन करेंट का डायरेक्शन सेम ही होता है ना। यानी कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन, यानी कि ये वेलोसिटी का ही तो डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पहले तो बताओ क्या जानने चाहिए था हमको? फोर्स का डायरेक्शन जानना है। तो एफ से फ्लेमिंग्स याद रखना कि एफ से हमको इससे मिलता क्या है? फोर्स मिलता है ना, फोर्स के लिए है। तो फोर्स के तो सबसे पहला काम तुम्हारा है कि अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाओ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू करेंट। फोर फिंगर, ये तो लिख दिया है थ्योरी, लेकिन हम तुमको सिखा रहे हैं, सो सीखो पहले। सबसे पहले तुम अपने मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर की तरफ ले जाना, और अब देखना कि जो तुम्हारा सेंट्रल फिंगर है वो करंट की तरफ दिखा रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखाएगा तो अपना लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा आगे पीछे रोटेट करना। थोड़ा बहुत रोटेट तो कर ही सकता है ना लेफ्ट हैंड, थोड़ा बहुत रोटेट करना इस तरह से कि सेंट्रल फिंगर आ जाए इधर करंट के डायरेक्शन में, और उस स्टेट में जो थंब होगा वो फोर्स बताएगा। तो हम थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, है ना, सॉरी मैग्नीफाई कर रहे हैं मतलब रेक्टिफाई कर देते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्ट्रेच, है ना, स्ट्रेच द मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है ना, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर। फ्लेमिंग है तो लेफ्ट हैंड है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स magnetic field, and now rotate your hand in such a way that central finger या middle finger shows direction of motion of charge, लिख देते हैं motion of positive charge और current, then thumb will indicate direction of force, ये लाइन लिखना है। if these fingers are mutually perpendicular to each other। तो समझते हैं इसको, जैसे एक कंडक्टर है ऐसे, इसमें चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा मान लो, तो करंट ऊपर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है अंदर की तरफ, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, उसको इधर ले जाओ। कॉपी पे करो ये वाला एक्सपेरिमेंट साथ में, तो कॉपी पे इस तरफ से अंदर की तरफ होगा।
अब देखो इस स्टेट में जब हम लोग लेफ्ट हैंड किए हैं तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो राइट तरफ दिखा रहा होगा, अभी देखो ध्यान से। तो अब हम अपना राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को इस तरह से घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ताकि हमारा जो मिडिल फिंगर है वो अब करंट के डायरेक्शन में शो कर रहा होगा। देखो ध्यान से अब करके ऐसे, पहले तुम्हारा ऐसे फिंगर होगा, देखो इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ होगा और मिडिल फिंगर इधर होगा, मिडिल फिंगर, और थंब ऊपर की तरफ होगा। थंब किधर होगा, थंब इधर दिखा रहा होगा है। अब अपना हाथ को इधर घुमाओ थोड़ा 90 डिग्री से। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो अब देखो इंडेक्स फिंगर तो अंदर की तरफ ही है, लेकिन मिडिल फिंगर इस बार किधर है, इधर दिखा रहा है, और थंब किधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है। तो थंब जिधर दिखाता है उधर ही ना फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगने लग गया, इधर लगने लग गया। समझ में आया ये चीज़, करके खुद से देखो, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझा दिए। चलो, ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लग जाएगा, क्यू इंटू ई। तो एक्चुअल लॉरेंज फोर्स तो यही होता है, वो था लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, क्यू ब्रैकेट में ले लिए ई वेक्टर प्लस बी क्रॉस बी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो उसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहने लग जाएंगे, है ना। अगर इफ ई इज इक्वल्स टू जीरो, देन जो ये एफ वेक्टर है इसको बोलने लग जाएंगे एफ एम वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू इंटू भी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक केस इसमें और बचता है, एक केस इसमें और बचता है कि अगर थीटा एक्यूट हो जाए या ऑब्ट्यूज हो जाए, अगर थीटा एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो जाए, बड़ी आसान है इसको देखो। अगर थीटा एक्यूट, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल को आप फेंक रहे होंगे इस वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। देखो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लो, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, थीटा की तरफ स्पीड कितना है v cos थीटा, और यहाँ कितना है v sin थीटा। तो v cos थीटा और b एक दूसरे के पैरेलल हो गया कि नहीं। तो जब v cos थीटा के पैरेलल है, v cos थीटा के पैरेलल है, तो जब वेलोसिटी का कंपोनेंट b के पैरेलल होता है तो पाथ कैसा होना चाहता है, स्ट्रेट लाइन होना चाहता है। स्ट्रेट, देखो अभी अभी देखे थे हम लोग, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहता है, कब, जब वेलोसिटी और b आपस में पैरेलल है। तो अभी वेलोसिटी पैरेलल नहीं है, वेलोसिटी तो कुछ एंगल पे है, एक्यूट एंगल पे है थीटा पे, लेकिन v cos थीटा b के पैरेलल है। तो v cos थीटा चाह रहा है कि चार्ज पार्टिकल किधर चले, स्ट्रेट लाइन। तो v cos थीटा चाह रहा है कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर पे भी तो है, तो b जो है वो परपेंडिकुलर टू v sin थीटा है। तो जब वेलोसिटी का कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर होता है, तो अभी तो इतना देर से वही समझा रहे थे, सर्कुलर मोशन चाह रहा होगा, क्या चाह रहा होगा, सर्कुलर पाथ। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो चार्ज पार्टिकल चलेगा भी और घूमेगा भी। तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से चलना शुरू कर जाएगा, चलेगा भी और घूमेगा भी, चलेगा भी और घूमेगा भी, इस तरह से। ऐसा समझ, दो इस तरह से जो टर्न ले रहा है, तो दो टर्न के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच। तो डिस्टेंस ही तो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पिच कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिंग्स या टू कंसेक्यूटिव टर्न्स बोल सकते हैं। और इस तरह के पाथ कॉम्बिनेशन वाला जो पाथ हो गया, ये कॉम्बिनेशन बोलता है कौन सा पाथ हो गया, हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ हो गया, हेलिकल पाथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देख लिए। अब अगला फोर्स हम लोग टॉपिक देखेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही।